सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में विद्युत तथा परिपथ भाग 1 का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में हवा के अजब खेल के बारे में समझेंगे। फिर हम शामिल होंगे क्लास 8 में और समझेंगे जंतुओं में प्रजनन भाग 2 चैप्टर को। उसके बाद जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जाता है। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। गुजरात राज्य का एक खुशहाल इलाका है सौराष्ट्र, जिसे काठियावाड़ भी कहते हैं। इसी में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है पोरबंदर। आज से 150 साल पहले यह एक रियासत थी। यहाँ एक राजघराने का शासन था। यहीं पर 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पुतली बाई, मोहन की माँ, उन्हें प्यार से मोनिया कह के बुलाती थी। मोहन के पिता करमचंद कभा गांधी, उनके पिता की ही तरह वे भी राज रजवाड़ों में दीवान थे। दीवान यानी रियासत के प्रधानमंत्री। करमचंद जी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, पर उनकी सूझबूझ और नेक दिली में सभी का भरोसा था। वे हमेशा शुद्ध न्याय ही करते थे। धन बटोरने का लोभ उन्होंने कभी नहीं किया। पुतली बाई थी धर्म की पक्की, लंबे और कठोर उपवास रखती, रोज प्रणामी संप्रदाय के मंदिर जाती, जहाँ वेद, पुराण और गीता के साथ ही कुरान और तरह तरह के संतों के उपदेश भी लिखे होते थे। मोहन का घर 3 मंजिल और 12 कमरे वाला, इसी में उनका जन्म हुआ। मोहन के भाई लक्ष्मीदास और करसनदास और बहन रलियात। मोहन सबसे छोटे थे। छोटपन में उनकी बहन रलियात उन्हें खूब खिलाती थी और खूब बहलाती थी। मोहन बहुत चंचल थे, जरा देर भी शांत नहीं बैठते थे। कुत्तों के कान उमेटने में उन्हें बहुत मजा आता। मोहन के घर मजेदार स्वादिष्ट खाना पकता था। वैष्णव शाकाहारी भोजन। तरकारी बनाने के लिए सब्जी अक्सर उनके पिताजी ही काटते थे। जब वो 5 साल के थे, तब उनका परिवार राजकोट चला आया
और जल्दी ही उनके पिताजी वहां के दीवान बन गए। ओखा नाम का एक लड़का उनके घर पर सफाई करने आता था। मोहन उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर उनकी माँ कहती कि ओखा अछूत है, उसे छूना नहीं चाहिए। मोहन को छुआछूत गलत लगती थी, पर माँ का कहा टालना भी गलत था। राजकोट में मोहन नियमित पाठशाला जाने लगे, पर उन्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था। लाज आती थी, डर लगता था कि दूसरे उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। वो जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, शिक्षकों से भी नहीं। घंटी बजते ही अंदर जाते और कक्षा पूरी होते हुए दौड़ के बाहर निकलते और घर चले जाते। उनकी किताबें और पाठ ही उनके दोस्त थे। मोहन एक मामूली छात्र थे, ना तो बहुत होशियार और ना ही एकदम फिसड्डी। हाँ, उन्होंने कभी शिक्षकों या सहपाठियों से झूठ नहीं बोला था, ये उनसे होता ही नहीं था। एक बार अध्यापक महोदय ने खुद उनसे नकल करने के लिए कहा, लेकिन ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। विद्यालय के पाठ ही पूरे नहीं हो पाते थे, कुछ और पढ़ना तो दूर की बात। पर एक बार उन्होंने अपने पिता की लाई एक किताब पढ़ी। उसमें माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की कहानी थी, जिसे बाद में उन्होंने एक चलचित्र में भी देखा। मोहन एकदम श्रवण कुमार जैसा बनना चाहते थे। उसका असर इतना गहरा पड़ा कि मोहन ने चलचित्र का संगीत अपने बाजे पर बजाना सीख लिया। मोहन के माता पिता सत्य और धर्म को सदा ही मानते थे। उन्होंने देखा कि वे सच्चाई के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। उनके ऊपर श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, सत्य की ताकत मोहन के मन में और गहरी बैठ गई थी। उस समय नौटंकी दिखाने वाले घूमते रहते थे, खेला दिखाने के लिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने मोहन गए। हरिश्चंद्र हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। मोहन को नाटक इतना बढ़िया लगा कि बार बार देखने की इच्छा होती। नाटक के वाक्य वो अपने मन में दोहराते और उन्हें लग सब लोग हरिश्चंद्र की ही तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते। क्या तुमने हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानियां सुनी हैं? अगर नहीं तो तुम्हारे आसपास जो हैं, तुम उनसे पूछना, ये कहानियां बहुत ही खास हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम महात्मा गांधी जी की शादी और उनके स्कूल के कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। बारिश का मौसम किसे नहीं पसंद, खासकर जब घर में गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हों। आज सुनैना का छोटा भाई सोहन, जो सुनैना से 2 साल छोटा है, पिताजी और माँ घर पर ही थे। पिताजी उनके मनपसंद आलू प्याज के पकौड़े बना रहे थे। सुनैना के मुंह में तो पानी आ रहा था। इतने में सोहन दीदी दीदी चिल्लाता हुआ आया और सुनैना को खींचकर खिड़की के पास ले गया। दीदी देखो, आसमान में बिजली कड़क रही है। लगता है बहुत जोर से बारिश आने वाली है। इतने में घर की बिजली कट गई। अरे भाई, कोई जरा टॉर्च लेकर रसोई घर में आओ और मेरी मदद करो। पिताजी की आवाज सुनते ही सोहन और सुनैना ध्यान से रसोई घर की तरफ गए। माँ टॉर्च जलाने लगी, पर टॉर्च जली नहीं। माँ, जरा मुझे दिखाओ। सुनैना ने बाहर की रोशनी में जाकर टॉर्च को अच्छे से देखा। इसका बल्ब तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। बैटरी खोलकर देखती हूँ। सुनैना ने जैसे ही दोनों सेल निकाले तो देखा कि उनमें से एक सही तरीके से नहीं लगा हुआ था। अरे, यह सेल तो उल्टा लगा हुआ है। अब ठीक से लगा के देखते हैं। सोहन यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था। जैसे ही सुनैना ने सेल ठीक करके लगाए, टॉर्च जल गई। अरे वाह बेटा, तुमने तो इसे चालू कर दिया। हाँ पिताजी, इसके सेल गलत दिशा में लगे थे। मैंने उन्हें ठीक से लगा दिया। हमने कल ही कक्षा में ये परीक्षण किया था। अच्छा चलो, तुम अब अंदर बैठो,
मैं सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आता हूँ। दीदी, मुझे भी बताओ ना कि आपने टॉर्च कैसे चालू की। सोहन, टॉर्च एक ऐसा यंत्र है जिसे विद्युत सेल की मदद से चालू किया जाता है। जरा इस टॉर्च को ध्यान से देखो, इसमें क्या है? इसमें एक बहुत छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। यह कमरे में लगे बड़े बल्ब जैसा है, लेकिन बड़ा बल्ब तो बिजली से चलता है। सही कहा सोहन, उस बल्ब में बिजली तारों के द्वारा आती है। ये तार जमीन या दीवारों के अंदर या बाहर होते हैं। इस टॉर्च में बिजली विद्युत सेल के द्वारा आती है। इसके अंदर जो विद्युत सेल है वो बिजली का उत्पादन करते हैं। हम कल विद्यालय में इसके बारे में और जानेंगे। फिर मैं घर आकर तुम्हें सब बताऊंगी। पक्का दीदी? हाँ हाँ पक्का। इतने में पिताजी गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आते हैं और सभी खूब चाव से पकौड़े खाते हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय सुनैना के मन में बहुत से सवाल आए। बिजली की तारों में तो करंट आता है, पर ये करंट आता कहाँ से है? घर में इतनी सारी चीजें हैं जो बिजली से चलती है, वह सब किस प्रकार चलती हैं? कक्षा में जब सीमा दीदी आई तो यही सब सवाल सुनैना ने उनसे पूछे। आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं सुनैना। अच्छा हुआ तुमने यह सवाल पूछे। चलो बच्चों, आज कुछ दिलचस्प करते हैं। सीमा दीदी ने सभी बच्चों के 5 समूह बनाए और हर एक समूह को एक बल्ब, कुछ बिजली के तार, प्लास्टिक रबर और एक विद्युत सेल यानी बैटरी दी। सभी समूहों के पास एक बल्ब, बैटरी तथा बिजली के तार हैं। सबसे पहले आप बल्ब का अच्छे से निरीक्षण करें और बताएं कि आपने क्या-क्या देखा। बल्ब कांच का बना है और बल्ब के अंदर छोटी छोटी तारें हैं। उन तारों को तंतु कहते हैं। जब हम प्रयोग द्वारा बल्ब जलाएंगे तब आप सब ध्यान से तंतु का निरीक्षण करेंगे। बल्ब का निचला हिस्सा धातु से बना है और गोल आकार का है। सीमा दीदी, इसमें एक जोड़ यानी प्लस और एक घटा यानी माइनस का निशान भी है। वह बल्ब के 2 टर्मिनल हैं। एक पर धन चिन्ह यानी कि प्लस और एक पर ऋण चिन्ह यानी कि माइनस है। अब हम सब इस बैटरी की मदद से बल्ब को चालू करना सीखेंगे। आप ध्यान रखें कि इस बैटरी की मदद से हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। यह प्रयोग किसी बड़े के सामने ही करें तथा सिर्फ इस बैटरी की मदद से करें। विद्युत तार या सॉकेट से ऐसा प्रयोग न दोहराएं। अब आप सब विद्युत तारों में से प्लास्टिक के आवरण या लेयर को हटा दें। आप सभी को एक प्लास्टिक रबर दिया गया है। उसकी मदद से बैटरी, तार और बल्ब को जोड़कर बल्ब जलाने का प्रयास करें। 5 समूह में काम शुरू हो जाता है। सुनैना के समूह में सुनैना, मोहन, मीना और प्रदीप हैं। सुनैना झट से प्लास्टिक के आवरण को हटा देती है। मोहन बैटरी पर प्लास्टिक रबर चढ़ा देता है और तारों के दूसरे सिरों को बल्ब के अलग अलग हिस्सों से जोड़ना शुरू कर देता है। बाकी समूहों में भी यही प्रक्रिया चल रही होती है। इन दोनों सिरों को जोड़कर मैं बल्ब के निचले हिस्से में लगाकर देखता हूँ। ऐसा करने पर बल्ब नहीं जलता। यह देखो, जिस तरह प्लस या माइनस का निशान बैटरी पर बने हैं, उसी तरह बल्ब में भी है। हम सेल के धन चिन्ह यानी प्लस को बल्ब के धन चिन्ह यानी प्लस से और सेल के ऋण चिन्ह माइनस को बल्ब के ऋण चिन्ह यानी माइनस से जोड़ कर देखते हैं। ऐसा करने पर बल्ब जल जाता है। सीमा दीदी, देखो ये बल्ब जल गया। अरे वाह! अब उल्टा जोड़कर देखो। क्या हम इसको उल्टा कर सकते हैं? हम सेल के धन चिन्ह यानी प्लस को बल्ब के ऋण चिन्ह यानी माइनस से और सेल के ऋण चिन्ह यानी माइनस को बल्ब के धन चिन्ह यानी प्लस से जोड़कर देखते हैं। ऐसा करने पर भी बल्ब जल जाता है। सभी समूहों ने अपने अपने तरीके से बल्ब को चालू करने की कोशिश की और सबको सफलता मिली। सभी बच्चे प्रयोग करके बड़े खुश हुए। सीमा दीदी,
इतने सारे तरीकों में से केवल कुछ तरीकों से बल्ब क्यों जला? अच्छा सवाल है। आओ साथ में पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सुनैना, तुम्हारे समूह में बल्ब कैसे जला? दीदी, हमने सेल के धन चिन्ह को तार की मदद से बल्ब के ऋण चिन्ह से मिलाया। इससे हमारा बल्ब चालू हो गया। जब आप सबने सभी चीजों बल्ब, तार एवं बैटरी को सही तरीके से लगाया तो यह विद्युत के लिए एक रास्ता बन गया। इस तरह की व्यवस्था जहां विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनल से जुड़े होते हैं, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। बल्ब केवल तभी चालू हो पाया जब आपके बनाए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हुई। हाँ। चलो बच्चों, आज हमने जो भी सीखा उसका एक प्रवाह चार्ट बनाते हैं। सीमा दीदी ने बोर्ड पर प्रवाह चार्ट कुछ इस तरह बनाया। विद्युत सेल से विद्युत उत्पन्न होता है। विद्युत प्रवाह जो एक प्रवाह करता है विद्युत परिपथ में, जिससे विद्युत यंत्र चलते हैं। सभी बच्चों ने इसे अपनी अपनी पुस्तिका में बनाया। आज की कक्षा तो बहुत मजेदार थी। मैं घर जाकर ये सब माँ, पिताजी और सोहन को बताऊंगी। हवा के अजब खेल भाग 1। हवा की विशेषताओं को समझना। हवा हूँ, हवा मैं, अनोखी हवा हूँ। कभी ठंडी हूँ तो कभी गर्म हूँ, कभी शांत हूँ तो कभी तेज हूँ। मस्तानी हूँ, निडर हूँ, जिधर चाहूँ उधर घूमूं। मैं शहर, गांव या बस्ती, नदी, पहाड़ या खेत, झूलती हूँ मैं, घूमती हूँ मैं। हवा हूँ, हवा मैं, अनोखी हवा हूँ। नमस्ते दोस्तों, अपना परिचय तो मैंने आपको इस कविता से दे दिया। हाँ, मैं हर जगह बहने वाली हवा हूँ। मेरा कोई आकार नहीं होता, ना तो कोई रंग या रूप होता है। कभी मैं हल्के हल्के बहती हूँ तो कभी भयंकर आंधी और तूफान बनकर। चलो एक गुब्बारा लो, उसमें हवा भरो। क्या हुआ? गुब्बारे में हवा भर गई ना, और गुब्बारे के अंदर दबाव बढ़ गया है ना। वहीं गुब्बारे के बाहर हवा का दबाव कम है। अब इस गुब्बारे को छोड़ दो। क्यों? गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ गया ना, और सर्र से सारी हवा बाहर निकल गई। आपको इस प्रयोग से क्या पता चला? दोस्तों, आज मकर संक्रांति है। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। आज तो मेरा बहाव पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं। चलिए अपनी अपनी पतंगे निकाल लीजिए। आज हम सब पतंग उड़ाएंगे। बड़ा मजा आएगा। इस कहानी के उद्देश्य हैं क, हवा की विशेषताओं को समझना। चलना श्याम, दूसरे गांव से बच्चों की टोलियां आ पहुंची होंगी। तेरी वजह से देर हो जाएगी। ओहो, हमेशा हवा के घोड़े पर सवार होकर आता है। चल चलें। पर बाकी के दोस्त कहाँ हैं? वे सारे मैदान में पहुंचेंगे। आ गए लेट लतीफो। चलो जल्दी से पतंग निकालो। मुझे तो बहुत उत्सुकता हो रही है, पर मैंने पहले कभी पतंग नहीं उड़ाई। वैसे मैं भी पहली बार ही उड़ाऊंगा। आसान ही होगा। बस पतंग को ऊपर की तरफ उछालेंगे और डोर से खींच लेंगे। वो लाल वाली मेरी है। आज देखना, मैं सबको हरा दूंगा। क्यों दोस्तों, क्या इतना आसान होता है हवा में पतंग उड़ाना? आइए देखते हैं। क्यों, पतंग उड़ानी नहीं आती क्या? तुम हमसे नहीं जीत पाओगे। अरे अभी ठहरो, अभी कटेगी तुम्हारी पतंग। अरे श्याम, ये पतंगे उड़ क्यों नहीं रही हैं? दोस्तों, क्या आपको पता है कि रमेश और उसके दोस्तों की पतंग क्यों नहीं उड़ रही? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? चलिए देखते हैं कि ये बच्चे क्या करते हैं। अरे वो देखो राजा भैया, लगता है उनके साइकिल की हवा निकल गई है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो, वैसे भी इन पतंगों ने तो हमें धोखा दे दिया। अरे राजा भैया, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? अरे रमेश, श्याम, महेश, पतंग उड़ा रहे हो मकर संक्रांति पर? जाओ तुम सब पतंग उड़ाओ, मैं साइकिल के पहिए में हवा भर लूंगा। भैया, वैसे भी हमारी पतंगे नहीं उड़ रही हैं।
देखिए ना, बाकी की टोलियां तो कितने मजे कर रही हैं। ठहरो, मैं पहिए में हवा भर लूं, फिर देखते हैं कि ये पतंगे तुम लोगों को इतना परेशान क्यों कर रही हैं। भैया, आप इस पहिए में कितनी हवा भरते हैं? उतनी ही जितनी हवा से पहिया कसा रहे, और पहिए को कसा हुआ रखने के लिए ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। पता है, अगर ज्यादा हवा भर दी तो ट्यूब फट भी सकती है। वो क्यों? एक बार मैंने भी अपने फुटबॉल में ज्यादा हवा भर दी थी, वो तो फूल फूल के फट ही गई। क्यों? तू क्या सो गया था हवा भरते भरते? दोस्तों, क्या आपको इसका जवाब पता है? साइकिल की ट्यूब में हवा भरी होती है। गर्मी के मौसम में ट्यूब के अंदर की हवा गर्म होकर फैल जाती है, परंतु ट्यूब उसके अनुपात में नहीं फैल पाती और फट जाती है, क्योंकि मैं गर्म वातावरण में फैलती हूँ। चलो, हवा तो भर गई, अब तुम्हारी पतंगे उड़ाते हैं। अरे भाई, सबको हराना जो है, चलो शुरू हो जाओ। अरे रमेश, तुम तो हवा के बहाव की उल्टी दिशा में खड़े हो, ऐसे पतंग कैसे उड़ेगी? हवा के बहाव की उल्टी दिशा में? हवा की दिशा से क्या होगा? और हवा तो हर दिशा में बह रही है ना भैया? क्यों दोस्तों, आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरे बहाव की दिशा का कैसे पता लगाएंगे? एक तरीका मैं बताती हूँ। धरती से मुट्ठी भर मिट्टी उठाओ, अब इसे धीरे धीरे वापस नीचे गिराओ। जिस दिशा में मिट्टी उड़ेगी वही मेरी दिशा है। आप ऐसे और तरीके सोचिए जिससे आप मेरे बहाव की दिशा जान सकते हैं। तुम्हें इस दिशा में खड़ा होना चाहिए। आज हवा इस दिशा में बह रही है, अब देखना तुम्हारी पतंग कैसे उड़ेगी। श्याम, लो अब मांझा पकड़ो और छोड़ दो पतंग को हवा में। खींच श्याम, मांझे को ढीला छोड़। अरे रमेश, काट काट, उस टोली की पतंग को काट। सर उड़ी हमारी पतंग। और ये कटी, देखो हमने उस टोली की पतंग काट दी। अरे वाह, मजा आ गया। क्यों मीना जी, कट गई ना आपकी पतंग? देखा बच्चों, पतंग उड़ाने में मेरी दिशा का पता होना कितना जरूरी होता है। बच्चों के मन पतंग उड़ाने से तो बहुत खुश थे, पर उनके मन में मुझे लेकर अनेक सवाल कुलबुला रहे थे। यह हवा की सही दिशा का पता होना कितना जरूरी है। अगर भैया नहीं बताते तो हम तो आज पतंग उड़ा ही नहीं पाते। अब हमारे वैज्ञानिक रमेश को चैन नहीं आएगा जब तक वो हवा की सारी विशेषताएं नहीं जान लेगा। चलिए बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं। मजे में अपनी अपनी साइकिलों पर सवार होकर मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। मैं अपनी गति बढ़ा देती हूँ। देखते हैं कि मेरी गति के बढ़ने से क्या होता है। अरे अरे, ये हवा अचानक तेज कैसे हो गई? मुझे साइकिल चलाने में परेशानी हो रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैं आगे जाना चाहता हूँ और ये हवा अपनी तेज गति से मुझे पीछे धकेल रही है। लगता है कि हवा की दिशा का साइकिल चलाने पर भी असर होता है। श्याम, महेश, चलो ना हम प्रोफेसर सर के पास चलें। वे अजब अजब प्रयोग करते रहते हैं। वे हमें हवा की विशेषताओं के बारे में बता सकेंगे। हवा हवा ओ हवा, रमेश को बता दे अपने बारे में सारी जानकारी उसे दे दे, नहीं तो उसे नींद नहीं आएगी, हमें परेशान करेगा। उसको बता दे, अपने बारे में बता दे। कितने नटखट हैं ये बच्चे। इन सभी को मेरे बारे में जानने की जिज्ञासा भी हो रही है। देखते हैं कि प्रोफेसर इन्हें क्या बताते हैं। सुना है वे बड़े ही होशियार हैं। चलिए तब तक आप सब ये आसान सा प्रयोग करिए। एक गिलास में पानी भर लीजिए, एक चौकोर गत्ते का टुकड़ा लीजिए। अब उसको पानी के गिलास पर रख दीजिए। देखिए ऐसे हथेली से हल्के से दबाइए और अब ध्यान से गिलास को पलट दीजिए। क्या हुआ? जादू हो गया ना? गत्ता तो चिपक गया, न पानी गिरा और न गिलास। सोचिए ऐसा क्यों हुआ? चलिए मैं आपको एक संकेत देकर जाती हूँ। इसका संपर्क मेरे यानी कि हवा के दबाव से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे इसका जवाब अगले वीडियो में पूछूंगी। फिर मिलेंगे दोस्तों।
सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां, जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? याद है मम्मी और कबीर भैया ने हमें बताया था कि कैसे हाइड्रा और अमीबा जैसे कुछ जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। मैं अभी भी सोच रही हूं कि कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, शेर, पक्षी कैसे प्रजनन करके अपने जैसे को जन्म देते हैं। क्या आप भी जानने के लिए उत्सुक हो? चलो चलकर मम्मी से पूछते हैं। मम्मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, जरूर सानिया। याद है एक दिन हम लोग जंतु के अलैंगिक प्रजनन के बारे में बात कर रहे थे? हाँ। मैं जानना चाहती हूँ कि जानवर जैसे कि कुत्ता या बिल्ली कैसे अपने बच्चों को जन्म देते हैं। क्या इनमें भी अलैंगिक प्रजनन होता है? नहीं सानिया, इन जानवरों में लैंगिक प्रजनन होता है। याद है मैंने तुम्हें बताया था पौधों की तरह ही जंतुओं में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं। हाँ मम्मी। ये अंग लैंगिक जनन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधों में जिस तरह से अंग भाग लेते हैं। हाँ सानिया। मम्मी, ये अंग प्रजनन के लिए कैसे काम करते हैं? इससे पहले सानिया, क्या तुम जानती हो कि ये अंग क्या हैं? मुझे नहीं पता मम्मी। क्या आप जानते हैं? चलिए हम अपनी पुस्तक में देखकर उन अंगों के बारे में पता लगाते हैं जिन्हें नर और मादा जननांगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु यानी अंड कोशिका कहते हैं। मम्मी, युग्मक प्रजनन कोशिकाएं होती हैं ना? हाँ सानिया। सानिया, तुमने कक्षा 7 में पौधों के लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ा था। क्या तुम उस प्रक्रिया के बारे में बता सकती हो? हाँ मम्मी, पौधों में नर और मादा युग्मक का संलयन होकर युग्मनज बनता है। इस युग्मनज से भ्रूण बनता है जो एक पौधा बन जाता है। बहुत अच्छे सानिया, तुम्हें ये प्रक्रिया याद है। जंतुओं में भी निषेचन की यही प्रक्रिया होती है। मादा युग्मक या अंडाणु और नर युग्मक या शुक्राणु के साथ जुड़ जाते हैं जिससे युग्मनज बनता है। ये माता और पिता दोनों के कुछ लक्षण को प्राप्त करता है। ओह, इसी वजह से माता पिता और उनके बच्चों के बीच समानता देखने को मिलती है। बिल्कुल। दोस्तों, क्या अब आपको ये समझ में आया कि क्यों कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अपने माता या पिता की तरह लगते हैं? या आपका कोई लक्षण आपके माता पिता की तरह ही है? चलो यहाँ एक गतिविधि करते हैं। अपने परिवार के सदस्य और उनके माता पिता में समानता है, इसकी सूची बनाएं।
मम्मी, मुझे एक चीज अभी भी समझ में नहीं आई। आपने एक बार मुझे बताया था कि जंतुओं में नर और मादा प्रजनन अंग एक ही शरीर पर नहीं होते हैं, फिर निषेचन कैसे होता है? अच्छा सवाल पूछा सानिया। देखो, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, मनुष्य जैसे जंतुओं में शुक्राणु मादा शरीर में जाकर अंडाणु से संलयन करके मादा शरीर के अंदर ही युग्मनज बनाते हैं। अच्छा, जिससे कि मादा शरीर के अंदर ही बच्चा विकसित हो। हाँ, इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। लेकिन ये कोई एकमात्र तरीका नहीं है जिससे जंतुओं में निषेचन होता है। और तरीके कैसे कैसे होते हैं? तुम अपनी किताब की सहायता से खुद पता करो। दोस्तों, अपनी किताब के पेज नंबर 103 पर आप इसके बारे में जान सकते हैं। सानिया, क्या तुम जानती हो, युग्मनज एक कोशिका है। ये एक जंतु की तरह बनने के लिए कई प्रक्रिया से गुजरती है। ओह, तो एक कोशिका से एक जीव बन जाता है। हाँ, युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसके बाद कोशिकाएं समूह बनाने लगती हैं और अलग अलग ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या हम भ्रूण को विकसित होते देख सकते हैं? नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। आंतरिक निषेचन में युग्मनज मादा शरीर के अंदर बनता है। भ्रूण गर्भाशय दीवार से जुड़ जाता है और प्रक्रियाओं से होता हुआ शरीर अंग ऊतकों में बनता जाता है। जब सारे शरीर अंग पहचाने जा सकते हैं, भ्रूण को गर्भस्थ शिशु कहते हैं। भ्रूण को हम अल्ट्रासाउंड द्वारा देख सकते हैं। जब गर्भस्थ शिशु की प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तब बच्चा पैदा होता है। ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है? चिकित्सकीय प्रक्रिया में अल्ट्रासाउंड यानी पराध्वनि द्वारा शरीर के अंदर की तस्वीरें लेते हैं। इससे भ्रूण के विकास की स्थिति का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। बाहरी निषेचन का क्या हम उसमें भ्रूण को बनते देख सकते हैं? बाहरी निषेचन में जब भ्रूण मादा शरीर के बाहर बनता है, जैसे कि जलाशय जंतुओं में, भ्रूण अंडों के कवच के अंदर बनता है। जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तब अंडा टूट जाता है। जैसे मगरमच्छ या कछुए के अंडे। यह सचमुच हैरानी की बात है। हम सब एक कोशिका से बने हैं। आप भी हैरान है ना दोस्तों? सारांश। हमने जाना कि नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन होता है। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है और इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन आंतरिक या बाहरी हो सकता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर
भ्रूण बनाता है जो बाद में गर्भ बन जाता है। एक बार जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो बच्चा पैदा होता है। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। नमस्कार। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज चलते हैं स्नेक हाउस यानी सांप घर में। आज की इस कड़ी में बात करेंगे यहाँ के 3 प्रकार के सांपों के बारे में। डरिए नहीं, ये तीनों नॉन पॉइजनस यानी विषहीन हैं। यह है सबसे लोकप्रिय अजगर। ये भारतीय महाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में सबसे भारी भरकम सांप है। एक वयस्क अजगर की औसत लंबाई 14 फीट और वजन 50 किलोग्राम तक होता है। अजगर, जिसे अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं, ज्यादातर उजले या पीले रंग के होते हैं। ये एक सुस्त प्रवृत्ति वाले सांप हैं और ये सिर्फ भोजन की खोज में और दुश्मनों से बचने के लिए ही गतिशील होते हैं। अजगर पानी में तैर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। इनका मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी जंतु, पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स होते हैं। अजगर एक ऐसा सांप है जो छोटे हिरण को भी निगल सकता है। अजगर सामान्यतः 8 से 100 अंडे देते हैं और 48 से 69 दिनों के बाद सपोला निकलता है। ये अपने शिकार को अपने शरीर से लपेट के मार देते हैं। ज्यादातर ये पेड़ों के पास पथरीले इलाकों में पाए जाते हैं जहां नदी या तालाब हो। अजगर अच्छे तैराक होते हैं और आधे घंटे तक पानी में डूबे रह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेक हाउस हमेशा से ही दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। पटना स्पीसीज में रॉक पाइथन के तीनों स्पीसीज जो इंडिया में पाए जाते हैं वो मौजूद हैं। रेटिकुलेट हैं, रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन। इनका एग लेइंग मार्च महीने में शुरू होता है। लगभग 15 से 20 अंडे को एक ले करते हैं। लगभग 90 दिनों तक इसको वेट करते हैं, फिर इससे बच्चे निकलते हैं। रॉक पाइथन है, इसको खाने में हम लोग यहाँ पे गिनी पिग, रैबिट या चिकन इत्यादि दिया जाता है। सप्ताह में 2 दिन इनको दिया जाता है।
और हमारा फ्यूचर प्लान में एक और स्पीसीज को अभी हम लाने जा रहे हैं, किंग कोबरा का, जो एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त डेनमार्क से यहाँ कुछ स्पीसीज आने जा रहे हैं रेप्टाइल्स में ही, जिसमें आपके ग्रीन एनाकोंडा, बॉल पाइथन, फिर राइनो इगुआना, इसके अलावा नाइल क्रोकोडाइल भी आने जा रहा है। तो जो यहाँ का कलेक्शन प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं धामिन यानी रैट स्नेक के एनक्लोजर के पास, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक विषहीन सांप है। शुष्क स्थलों पर यह पीले रंग का होता है, लेकिन पानी वाले जगहों में ये काले रंग के भी होते हैं। इनका शरीर लंबा और पूंछ पतली होती है। इनकी औसत लंबाई 1.6 से 2 मीटर तक की होती है और ये तकरीबन 11 सालों तक जिंदा रहते हैं। ये ज्यादातर चूहे खाते हैं, इसीलिए इन्हें रैट स्नेक भी कहा जाता है। धामिन एक बार में 6 से 14 अंडे देती है और 2-3 महीनों के बाद इससे बच्चे निकलते हैं। अब चलिए सैंड बोआ की तरफ। 2 मुंहा सांप के नाम से मशहूर सैंड बोआ ईरान, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। ये विषहीन सांप हैं जो बेहद शर्मीले होते हैं। ये रेतीले मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। ये सैंड बोआ इतने सीधे होते हैं कि आप इन्हें हाथ में भी उठा सकते हैं। इस सांप का मुंह और पूंछ एक जैसा होता है, इसीलिए इसे 2 मुंहा के नाम से जाना जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में 2 प्रकार के सैंड बोआ हैं, एक कॉमन सैंड बोआ और एक रेड सैंड बोआ। जैसा कि नाम से ही है, सैंड बोआ ये प्रायः बालू और मिट्टी में मिलते हैं। इन्हें 2 मुंहा सांप भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में सांपों सैंड बोआ के रख रखाव में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। बालू को हम लोग मेंटेन करते हैं, इसके केज की सफाई की जाती है। बालू पूरा प्रॉपर मेंटेन करके उसका तापमान जो है स्थिर तापमान पे रखा जाता है। भोजन के रूप में हम लोग इसे चूहा और गिनी पिग प्रदान करते हैं और उसी प्रकार से ऋतु के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। जाड़े के ऋतु में इनके शरीर के तापमान को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त उष्मा दी जाती है, गर्मी प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार गर्मी के मौसम में इन्हें ठंड प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, जमीन को नमी प्रदान किया जाता है, पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम आपको पानी में निवास करने वाली एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अस्तित्व संभवतः हम इंसानों की उत्पत्ति के पहले से ही पानी में हो चुका था। इसे हम मछली कह के पुकारते हैं। इन्हीं रंग बिरंगी मछलियों के निवास स्थल को संजय गांधी जैविक उद्यान में मछली घर के नाम से जाना जाता है, जो देखने में बिल्कुल मछली की तरह है। यहाँ बने मछली घर में 44 अलग अलग टैंक हैं, जो 44 विभिन्न प्रजाति की रंगीन मछलियों का इठलाता मचलता शानदार संसार है, जिसे देखकर किसी की आंखें आश्चर्यचकित रह जाती हैं।
आज लगभग जितने भी जू हैं इंडिया में, सब में छोटा या बड़ा एक्वेरियम है और पटना जू में भी इसी तरह का एक एक्वेरियम है जो काफ़ी रमणीक जगह पर है। यहाँ पर जो एक ओल्ड लेक है, चारों तरफ आर्टिफिशियल लेक है, उसके बीच में एक आइलैंड की तरफ ये एक्वेरियम अवस्थित है और ये 1993 में इसका संचालन शुरू किया गया था। और इसका जो बिल्डिंग है इसकी भी आकृति एक मछली की तरह बनाई गई है। अभी तत्काल में पटना जू में एक्वेरियम में मैरीन फिशेस नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपग्रेड करके मैरीन फिशेस को भी रखा जाए। बहुत से तरह की फिशेस हैं जिनके बारे में अलग अलग बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ का नाम मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे जितने भी फिशेस हैं जो जनरली मार्केट में भी मिलते हैं, हम लोगों ने उसे रखा है और अच्छा से उसको कैसे एज ए हॉबी भी एक्वेरियम कीपिंग को परस्यू किया जा सकता है, उसको यहाँ जो भी दर्शक आते हैं वो सीख सकते हैं। जो मेन स्पीसीज यहाँ पे हैं, येलो पैरट है, कार्प्स हैं, इसके अलावा ग्रीन टेक्सास हैं, ग्रीन टेट्रा है, फिन जेब्रा है, सिल्वर शार्क है और टर्टल की भी वैरायटी है, पिराना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे रखे गए हैं रंग बिरंगे। जो भी दर्शक यहाँ आते हैं उसके बारे में, उसके नोमेनक्लेचर उसको देख करके को एक बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के बारे में भी जानकारी मिलती है कि हमारी दुनिया इतनी रंग बिरंगी है, इतने तरह के फिशेस जिन्हें ऐसे एक जगह देख पाना मुश्किल होता है, हमारे एक्वेरियम के थ्रू देख सकते हैं। कई सभ्यताओं के साहित्य, इतिहास और उनकी संस्कृति में मछलियों का विशेष स्थान है। मछली घर एक ऐसी दुनिया है जो हर उम्र के लोगों को खूब भाता है। यहाँ आने वाले बच्चों के लिए तो मानो ये एक अनोखी अनूठी दुनिया है। सप्ताह में उसको सफाई किया जाता है पानी का। जाड़े के दिन में हम लोग हीटर लगाते हैं जिसका टेम्परेचर 28 डिग्री रहता है और मछली बीमार है तो उसको 30 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। उसके लिए टेरामाइसिन दवा जब बीमार पड़ता है तो एंटीबायोटिक दवा है दिया जाता है। झील के पास अवस्थित मछली घर के चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं जो इसे खूबसूरती प्रदान करते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक नए जानवर के एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।